नमस्कार दोस्तों, आज शेयर मार्केट लर्निंग की दूसरी क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो आज के पूरे वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईपीओ में कितने तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो इसके बाद हमें बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप समझिए कि आईपीओ में जो आईपीओ आता है, कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें तीन प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसे क्यूआईबी कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरे तरह के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में, वो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्हें कहा जाता है शॉर्ट में एनआईआई, और इन्हें एचएनआईवी कहा जाता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। इसके बाद में जो तीसरे तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इन सभी को हम डिटेल में पहले समझेंगे कि ये तीनों इन्वेस्टर जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद में फिर हम समझेंगे कि आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो चलिए हम जल्दी से सबसे पहले इन तीनों को हम समझ लेते हैं एक एक करके, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टरों में हम समझने वाले हैं क्यूआईवी को। क्यूआईवी कौन होते हैं? क्यूआईवी का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये लोग कौन होते हैं? तो ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं। इनका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है फाइनेंस में, शेयर मार्केट में। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं इसके। तो ये करते क्या है? ये आप लोगों के लिए पैसा लगाते हैं, ये आप लोगों के लिए काम करते हैं। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, क्यूआईवी जो इन्वेस्ट करता है आईपीओ में शेयर्स के लिए, वो आप लोगों के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, पेंशन फंड्स में आपका पीएफ कटता है, आप इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है वहाँ पे आप पैसा लगाते हैं, तो ऐसा इनके पास हजारों हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। अब उस पैसे को शेयर मार्केट में कंपनियां चलाती हैं। कैसे चलाती हैं? जो ये क्यूआईवीज होती हैं, इनमें बहुत ही प्रोफेशनल होती है, एक्सपर्ट होते हैं जो फाइनेंस के, शेयर मार्केट के, जो कई सालों से काम कर रहे हैं। तो वो इन आपके पैसे को जो म्यूचुअल फंड्स में सब में लगा हुआ है उसे मैनेज करते हैं, उसे वो आईपीओ में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं, और वो प्रॉफिट आपको भी मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि ये लोग कौन होते हैं। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, और ये हजारों हजार करोड़ में आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ये पैसा आप भी डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन अब जो शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता है, जिसे शेयर मार्केट की ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेफ साइड हो करके म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। फिर आपका पैसा कोई और शेयर मार्केट में लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट आईपीओ में क्या होता है? जब आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो उसमें आईपीओ में एक रिजर्व होता है, एक कोटा होता है कि सबके लिए। हमने तीन कैटेगरी पढ़ी, तीन तरह के इन्वेस्टर होते हैं आईपीओ में। तो अभी हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, फिर आगे भी हम बात करेंगे। तो क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईवी है, इसका आईपीओ में कि कितना परसेंट आईपीओ में इनको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, कितने लॉट्स मिल सकते हैं। तो आईपीओ में इनको 50% तक का कोटा इनका रिजर्व रहता है। मतलब क्यूआईवी आईपीओ का 50% तक का हिस्सा इनको मिल सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने की जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है एनआईआई, जिसका जो फुल फॉर्म है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाली जो सेकंड कैटेगरी है वो है एनआईआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्हें शॉर्ट में हम एनआईआईवी कहते हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं? एनआरआई होते हैं। एनआरआईज होते हैं ना, आप जानते ही होंगे, एचयूएफ होते हैं। तो ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इसकी एक लिमिट है कि इसमें अगर जो 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाता है वो तभी एनएनआई कैटेगरी में आएगा। अगर 2 लाख रुपए से कम की कोई बिड लगाता है आईपीओ में, तो वो एनआईआई नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन अभी हम एनआई की बात कर रहे हैं, आगे आरआई की बात भी करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर की। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर आपको एनआईआई कहलाना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा की 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगानी होगी। इसके बाद में जो अगली कंडीशन है कि इसमें भी रिजर्व कोटा होता है। जैसे हमने पिछले वाले में अभी क्यूआईवीज में पढ़ा था ना कि उसमें 50% कोटा रिजर्व किया जाता है अगर उन्हें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी तरह से अगर कोई एनआईआई है
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उसकी जो रिजर्व कोटा की लिमिट है उसका 15% तक है कि उसे 15% तक वो इन्वेस्ट आईपीओ में कर सकता है। इसके बाद में जो अगली चीज़ है एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये तो कहा ही जाता है। इसके बाद में जो एक नाम और है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एचएनआई। एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एक ही बात है, एचएनआई बोलते हैं या फिर आप एनआईआई बोल दें, दोनों में से आप कुछ ही बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लास्ट देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अभी हमने समझा क्यूआईवी के बारे में और एनआईआई के बारे में। अब जो तीसरा इन्वेस्टर है आईपीओ में, जो तीसरे तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसे आरआईवी कहा जाता है। इसका मतलब ये कौन लोग होते हैं? तो ये आपके जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं। तो आप और हम जैसे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आईपीओ में हम लोग लॉट्स खरीदते हैं, तो आप हम लोग कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके बाद में जो अगली चीज़ है, तो यहाँ भी एक लिमिट है। जैसे हमने एनआईआई में पढ़ा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जो अभी हमने इससे पहले वाला जो पढ़ा, जो सेकंड दूसरे तरह के इन्वेस्टर थे, तो उनकी एक लिमिट थी कि वो आईपीओ में कितना बिड लगा सकते हैं। तो 2 लाख से वो लोग ज़्यादा लगा सकते थे, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके साथ एक कंडीशन रहेगी, आप रिटेल इन्वेस्टर तभी कहलाओगे जब आप 2 लाख से कम की बिड लगाते हो। अगर आप 2 लाख रुपए से कम की बिड लगाते हो तो फिर आप रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। अगर आप 2 लाख से अगर आपकी ऊपर चली जाती है बिड, तो फिर आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? आप आ जाओगे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये आपको याद रखना है। आप 2 लाख अगर रिटेल इन्वेस्टर कहलाना है आपको, तो आपको 2 लाख से कम की बिड लगानी होगी। इसके बाद जिस तरह से क्यूआईवी में, एनआईआई में एक रिजर्व कोटा रखा गया है कि कितना ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने की बिड लगा सकते हैं, तो यहाँ भी एक रिजर्व कोटा फिक्स रखा गया है। यहाँ पे कितना रखा गया? 35%। मतलब आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो फिर आपका जो रिजर्व कोटा है वो 35% का रहेगा। ठीक है, तो अब ये जब बिड लग जाती है, तीनों तरह के इन्वेस्टर जो आईपीओ में बिड लगा देते हैं, तो इसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो आईपीओ में शेयर्स अलॉटमेंट की होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आईपीओ में शेयर्स अलॉटमेंट कैसे होता है, क्योंकि जो ये बेसिक था, अगर ये समझ में नहीं आता तो अगली प्रोसेस हमें समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब ये समझ चुके हैं, अब हम आगे की चीज़ समझते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो जैसा कि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने बात की थी कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो उसमें अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो अपनी मर्जी से 1 शेयर, 2 शेयर या फिर मनचाहे कितने भी शेयर्स नहीं खरीद सकता है। इसमें होता क्या है कि जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है तो ये अपने शेयर्स को लॉट में देती है और ये अपने लॉट का एक साइज डिसाइड करती है। इसके बाद में जो इन्वेस्टर होते हैं तो वो शेयर्स 1 शेयर 2 शेयर नहीं खरीद सकते हैं, वो शेयर्स को लॉट में खरीदते हैं। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है और ये कंपनी अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्से का पब्लिक के बीच में आईपीओ लेकर के आती है। अब कंपनी पब्लिक के बीच में आईपीओ लेकर के आ गई है, उसे पब्लिक को शेयर देना है, लेकिन ये आईपीओ है तो वो डायरेक्ट पब्लिक को शेयर नहीं देगी, वो लॉट में देगी शेयर। तो अब कंपनी डिसाइड करेगी कि उसके एक लॉट कितने शेयर्स का होगा। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो कंपनी का एक लॉट होगा वो 14 शेयर्स का है। अब 14 शेयर्स का एक लॉट, इसके बाद में एक शेयर की कीमत क्या होगी? तो कंपनी डिसाइड करती है कि जो उसके एक शेयर की कीमत होगी वो 1000 रुपये होगी। आईपीओ में लॉट निकाले और लॉट में डिसाइड किया कि एक लॉट कितने का होगा? 14 शेयर का होगा। इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके एक शेयर की प्राइस क्या होगी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके एक शेयर की प्राइस 1000 रुपये होगी। 14 शेयर का लॉट हो गया, मल्टीप्लाई 1000 रुपये का एक शेयर हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 14,000। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्स कंपनी का जो आईपीओ जारी हुआ है उसके एक लॉट की जो प्राइस होगी वो होगी 14,000 रुपये। 14 शेयर का एक लॉट है, एक लॉट जब कोई खरीदेगा तो उसको 14,000 रुपये पे करना होगा।
तो आप एक लोट से ज़्यादा की भी बिड लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो बिड है 2 लाख से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जो बिड 2 लाख से अगर ज़्यादा की हो गई, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगा देते हैं तो फिर आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाते हैं, मतलब एक लोट, कम से कम आपको एक लोट तो लेना होगा, इसके बाद में आप एक लोट से ज़्यादा की भी बिड लगा सकते हैं। तो कहाँ तक लगा सकते हैं आप? 2 लाख तक। 2 लाख से अगर आप ज़्यादा की लगाते हैं, 2 लाख से कम लगाना है, 2 लाख से अगर आप ज़्यादा की बिड लगाते हैं तो फिर आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। और जब आप इस कैटेगरी में आ गए, मतलब आपने 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगा दी, आपने इतने सारे लोट खरीद लिए कि आप 2 लाख तक पहुंच गए, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, HNI कैटेगरी में। तो फिर क्या होगा, आपको इसके लिए अलग से अप्लाई करना होता है। अगर आपको HNI कैटेगरी में आना है, 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाना है, तो फिर इसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना होता है HNI के लिए। और अभी हम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो उसकी लिमिट है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। तो आपको मिनिमम एक लोट के लिए बिड तो लगाना ही होगा, और आप इससे ज़्यादा के लिए भी लगा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि IPO में ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। तो जब कोई कंपनी अपने IPO के शेयर्स को जारी करती है और उन शेयर्स से ज़्यादा की बिड आ जाती है, तो उसे ही ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ये कंपनी एक से, और इस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर जो कैटेगरी है उसके लिए अलग से 1 लाख शेयर्स रिजर्व रख दिए। इसके बाद में इस 1 लाख शेयर्स के लिए 2 गुनी बिड लगती है, डबल, जस्ट डबल, 2 लाख की। तो जब ये जस्ट डबल बिड लग गई है, शेयर से ज़्यादा की बिड लग गई है, तो इसे हम कहते हैं कि रिटेल कैटेगरी में 2 गुना ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। इसी तरह से अगर मान के चलिए यहाँ पर 1 लाख है, रिटेल कैटेगरी के लिए 1 लाख शेयर रिजर्व रखे, और अगर ये 5 गुना हो जाए, यहाँ पे 2 गुना के 2 लाख हो गए, और अगर ये 5 गुना इसकी बिट्स आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो रिटेल कैटेगरी है वो 5 गुनी ओवर सब्सक्राइब्ड हुई है। तो IPO में होता क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि IPO में 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, QIV, HNI और रिटेल इन्वेस्टर्स। और इन सभी का इन्वेस्ट करने का एक रिजर्व कोटा होता है, परसेंटेज वाइज। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर है, उनका 35% का रिजर्व कोटा है कि रिटेल कैटेगरी में कितना ही ओवर सब्सक्राइब हो जाए IPO, लेकिन उनका जो एक रिजर्व कोटा है 35%, उसी में से उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। भले ही वो 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए, लेकिन उनको जब शेयर्स के अलॉटमेंट होंगे तो जितना उनका जो डिसाइड किया है रिजर्व कोटा 35% का, तो उसी में से उनको शेयर्स दिए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी है, ये कंपनी अपना IPO लेकर के आ रही है, और इसने अपने IPO में जो शेयर्स है उसमें एक शेयर का प्राइस रखा है 1000 रुपये, और 1000 रुपये शेयर के प्राइस पर यह कंपनी 10 लाख शेयर्स निकाल रही है। कंपनी ने टारगेट रखा है कि इन 10 लाख शेयर्स के माध्यम से 100 करोड़ का फंड जुटाएगी। अब हमें यह भी पता है कि रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा जाता है। कंपनी ने IPO निकाला है, तो IPO में जब हम खरीदते हैं तो लॉट में खरीदते हैं। तो कंपनी ने अपने जो एक लोट का साइज रखा है वो रखा है 14 शेयर्स का, मतलब कंपनी का जो एक लोट रहेगा इस कंपनी का, वो एक लोट में 14 शेयर्स होंगे। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि जो 10 लाख शेयर्स हैं, इसमें जो 35% रिजर्व है, तो 10 लाख शेयर में से 35% अगर हम इसका निकालेंगे तो 3.5 लाख शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। अब हमें क्या करना है, अब IPO लॉट्स में लॉट होता है, तो हमें इन 3.5 लाख शेयर्स का हमें लॉट में निकालना है। तो लॉट में कैसे निकालेंगे, अगर हमें एक लॉट का साइज पता है कि एक लॉट का साइज है 14 शेयर, तो 14 से हम डिवाइड कर देंगे 3.5 लाख शेयर्स को। तो 14 से अब डिवाइड करेंगे हम 3.5 लाख शेयर्स को, एक लॉट का साइज है 14 शेयर, तो 14 शेयर से
हमने 35% मतलब 3.5 लाख शेयर को डिवाइड करेंगे तो 25,000 आएगा। तो 25,000 जो 35% हुआ 10 लाख का लॉट्स में निकाला तो ये हो गए 25,000 लॉट्स, मतलब रिटेल कैटेगरी के लिए 25,000 लॉट्स रिजर्व हो गए हैं। तो अब 25,000 लॉट्स हैं और इसके लिए अगर 25,000 की बिड्स आती है तो सभी को लॉट्स अलॉटमेंट हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी कंडीशन बनती है कि 25,000 लॉट्स हैं लेकिन इससे ज़्यादा की बिड आ जाती है, मतलब 30,000, 35,000 या फिर 40,000, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों ने इस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उन्हें एक एक लॉट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए लॉट्स हैं तो उन्हें एक रेशियो में, एक अनुपात में सभी को फिर बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन भी बनती है। अभी कंपनी के पास में सिर्फ 25,000 लॉट्स हैं और आप सोचिए कि इन 25,000 लॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा की बिड आ जाती है, जैसे 1 लाख या फिर 1.5 लाख। तो जहाँ पर एक लॉट बांटना भी संभव नहीं हो पा रहा हो तो वहाँ पर लॉटरी बेस पर लॉट्स का अलॉटमेंट किया जाता है। फिर इन्वेस्टर्स ने चाहे जितने भी लॉट्स के लिए बिड लगाई हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लॉट का अलॉटमेंट हो पाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर एक लॉट भी अलॉटमेंट ना हो पाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आईपीओ में आप जो निवेश करते हैं उससे आपको लॉट्स मिलेंगे या फिर नहीं, ये आपके लक पर भी डिपेंड करता है। और ये पूरी अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड होती है। और कोई भी आईपीओ जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है उतना आपको लॉट्स मिलने के चांस कम से कम होते जाते हैं। और लास्ट में जब आपको ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो अगले 7 दिनों के अंदर ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।